हमने कॉइन टॉस करा, इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस अगेन, and if it shows tail, then throw a dice. Find probability that dice shows number greater than 4, given that there is at least one tail. ठीक है, वैसे तो टेल आएगा तभी आपका 4 आ सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेड पर तो हमने वापस से कॉइन टॉस करा है। सो सैंपल स्पेस क्या बना, सबसे पहले वो देखते हैं। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड आया तो वापस से कॉइन, एच 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 टी, दो ही आउटकम्स पॉसिबल है। एंड इफ टेल कम्स देन नंबर्स T1, T2, T3, T4, T5, T6। ये क्लियर? ये दो एक तरीके से लॉजिक चलेंगे और इन सब का एक तरीके से चलेगा। तो इसके अंदर हेड आने के चांसेस आर 1/2 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि ये तो हो ही गया, एंड हमने पीएनसी का लॉजिक देखा था, जब दो चीज़ें सिंगल केस होता है तो मल्टीप्लाई होता है, एंड जब डिफरेंट केसेस होते हैं, बीच में प्लस लग रहा होता है और वाली स्टेटमेंट बन रही होती है, तब हम प्लस करते हैं। ये डिफरेंट स्टेटमेंट केसेस हैं तो प्लस, बट इस केस के अंदर ये कंबाइंड है तो मल्टीप्लाई। टेल आने की पॉसिबिलिटी 1/2, मतलब कि 1/4 ईच। और यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं रैंडमली इसको पिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना बना, टेल आने की पॉसिबिलिटी 1/2, 3 आने की पॉसिबिलिटी 1/6, टोटल इज 1/12। इतना क्लियर? 1/4 एंड 1/12 रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, 1/4, 1/4, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। तो टोटल देयर आर, अगर यहाँ पर टोटल देखा जाए, यहाँ टोटल देखा जाए तो कितना मिलेगा, 6 इंटू 1/12, मतलब कि कितना हो गया, हाफ। और यहाँ पर अगर टोटल देखा जाए, ये हो गया 2 इंटू 1/4, दैट इज हाफ। और अगर मैं अब इन दोनों केसेस को कंबाइन कर देता हूँ, तो 1/2 प्लस 1/2 मेक्स 1। ठीक है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1। लॉजिक क्लियर हो गया? सबको सम करके 1 बनना चाहिए, वो चीज़ जस्टिफाइड है। अगर ये 1 ना बन रहा होता तो प्रॉब्लमेटिक वाली बात थी। 1 बनना चाहिए, बट हर किसी की चांसेस आने के इक्वल नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है। फर्स्ट थ्रो में टेल भी तो आ सकता था सोनाक्षी, अगर फर्स्ट थ्रो में टेल आ जाता तो ऐसे केसेस बन जाते ना। क्वेश्चन में था हमने कॉइन को टॉस करा, अगर हेड आया तो वापस से कॉइन, अगर टेल आया तो डाइस। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अपने इवेंट्स की। ये तो हो गया सैंपल स्पेस, एंड इस चीज़ को ध्यान रखना, जो ये वाली चीज़ मैंने करी है,
ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। मैं यहाँ पर टर्म डिफाइन कर रहा हूँ आपके लिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स यहाँ पर नहीं है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, क्रॉस लगा दिया मैंने इसके आगे। ध्यान रखना कि इस तरीके से करा जाता है ना। हमारे पास दो इवेंट थे, एक था देयर इज एटलीस्ट वन टेल और दूसरा था डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। तो हम ई इवेंट किसको लेंगे, जो ऑब्वियसली हमको कैलकुलेट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस शोज नंबर ग्रेटर देन 4। एफ इवेंट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, पूरा लिख देते हैं वन टेल। सो यहाँ पर एलिमेंट्स कितने बने, ई के एलिमेंट्स कितने बने, एन ऑफ ई, एन ऑफ एफ एंड एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, प्रेम ने बोला 2 एंड 7। डाइस शोज नंबर ग्रेटर देन 4, 5 एंड 6 दो केसेस हैं। एफ एटलीस्ट वन टेल, टोटल 7 केसेस, एक हेड के साथ आ सकता है और बाकी अपने 6 केसेस अलग। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, आंसर कितना बन जाएगा, 2/7। प्रेम यही तो गलती है। ठीक है, यही वाली चीज तो मिस्टेकन है। आपने बोला यहाँ से प्रोबेबिलिटी बनी 2/7 एंड ये ही आपका रॉन्ग स्टेप है। ठीक है, यहीं पर गलतियां होंगी। बताओ, एन ऑफ ई एन ऑफ एफ वगैरह निकाला, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ, वैसे ई की तो ज़रूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। हमें निकालना है ई स्लैश एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ लॉजिक। पी ऑफ ई की तो खैर रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ दो। पी ऑफ एफ जो भी प्रोबेबिलिटी बनेगी, मतलब क्या है पी ऑफ एफ का, कि एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल का मतलब हेड टेल T1, T2, T3, T4, T5, T6। बताओ ये प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी। और ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हो जाएगा T5 एंड T6। 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, एच अपॉन टी का मतलब तो हो गया 1/4, और ये 6 केसेस हैं और हर एक की प्रोबेबिलिटी है 1/12। तो 6 × 1/12 प्लस 1/4, इसका मतलब हो गया 1/4 प्लस 6 × 1/12। ये हुई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ये मत पूछना कि होल अपॉन में टोटल आउटकम्स क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने सिंगल सिंगल आउटकम्स की जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली तो हम उस वाले फॉर्मूले से हट गए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ 1/4, 1/12 प्लस 1/12, 2 × 1/12। So answer will be, आंसर कितना आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ ये बन गया आपका
हम कैंसिल आउट नहीं करते, 2/12 अपॉन, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो इधर न्यूमरेटर है 6 और इधर एलसीएम लेके आ जाएगा 3, 9/12, 9/12, आंसर इज 2/9। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया गलतियां किस तरीके से होंगी? चलो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अपना, ओके एक क्वेश्चन मेरे को दिखा कार्ड से रिलेटेड। 3 cards are drawn विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझ में आता है ना, कि टोटल आउटकम्स हर बारी एक एक कम होता रहेगा। फ्रॉम अ पैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 cards are kings and third card drawn is ace card? बताओ। बताओ। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड जो थर्ड कार्ड निकालेंगे दैट विल बी एन एस। ये बुक का है, ये बुक का है एग्जाम्पल नंबर 9, बुक में से देखना मैं। नहीं, चलो दो तरीके हैं करने के। पहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू। क्वेश्चन में बोला क्या है कि फर्स्ट 2 कार्ड्स किंग्स होने चाहिए। 4/58, 3/51, 4/50, प्रेम ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं, आपने डायरेक्ट वाला मेथड करा जो अभी हम सेकंड वे में करेंगे। सबसे पहले किंग आया होगा, फर्स्ट 2 कार्ड्स किंग्स हैं, तो सबसे पहले किंग आया होगा, उस पर तो कोई कंडीशन नहीं लग सकती। सबसे पहले किंग आया, दैट विल बी 4 किंग आउट ऑफ 52 कार्ड्स, 4/52, ठीक है। आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी किंग आया इफ इट इज गिवन दैट ऑलरेडी एक किंग आ चुका है। एक किंग आया इफ इट इज गिवन दैट ऑलरेडी एक किंग आ चुका है, तो कैसे लिखेंगे?
3/51 लिखेंगे। इसका रीजन सबको समझ में आया? किंग आने की पॉसिबिलिटी इफ इट इज ऑलरेडी गिवन दैट किंग हैज ऑलरेडी ड्रॉन। ठीक है, आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी एस कार्ड आने की इफ इट इज गिवन दैट पहले किंग आया और दूसरे पर भी किंग आया। दो कार्ड्स तो कम हो ही चुके हैं, टोटल 50 बच गए। अब एस कार्ड कितने होते हैं? 4। मतलब प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्टली भी इसको इस तरीके से लिख सकते थे, किंग फिर एस कार्ड, दैट विल बी 4/52। फिर दूसरे किंग आने की 3/51 और फिर तीसरे एस आने की 4/50। अच्छा ये बताओ, अब ये मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा? मल्टीप्लाई होना चाहिए या प्लस? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होने चाहिए थे, बिकॉज सिंगल केस चल रहा है, के ए सिंगल केस है। सो 4 × 3 × 4 अपॉन 52 × 51 × 50 सॉल्व होके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी। प्रेम, यहाँ पर इट लुक्स लाइक कि 3 डिफरेंट केसेस हैं, बट ये 3 चीजें एक ही चीज को कंबाइंड इफेक्ट है। हम के ए निकाल रहे हैं ना, दिस इज अ सिंगल केस, तो मल्टीप्लाई। ठीक है, आफ्टर दैट हम आगे चलते हैं और क्या है यहाँ पर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक छोटा सा फॉर्मूला। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब हुआ जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, जिनका एक दूसरे की होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफ टू इवेंट्स आर independent, then probability of E intersection F is equals to P of E into P of F। ठीक है, इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू उन दोनों का प्रोडक्ट। और अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो हम बोल सकते हैं दैट द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इस टॉपिक पर एक एग्जाम्पल नंबर 14 है आपका, काफ़ी बार पेपर्स में आया हुआ है एंड इम्पॉर्टेंट है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ना। समझ नहीं आता तो वी विल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 14, बट छोड़ना मत। ठीक है, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज 13.2, ये भी बहुत इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 13.2, आंसर नंबर 2। Two cards are drawn without replacement. Find the probability that both cards are black. हमसे बोला क्या है क्वेश्चन में? दो कार्ड्स ड्रॉ करे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या पॉसिबिलिटी है दैट बोथ आर ब्लैक?
ब्लैक ब्लैक इज इक्वल्स टू, पहला ब्लैक कार्ड आने की पॉसिबिलिटी इज 26/52 इंटू, रिप्लेसमेंट नहीं करा, दूसरा ब्लैक कार्ड आने की पॉसिबिलिटी इज 25/51, क्लियर, एंड मल्टीप्लाई बिकॉज इट इज अ सिंगल केस। इनकी प्रेजेंटेशन प्रेम, ये छोटे क्वेश्चंस आएंगे, 1-2 नंबर के आएंगे, अगर आए तो 1-2 नंबर में आएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज दोनों। आंसर नंबर 5, एक डाइस है मार्क्ड विद 1 2 3 इन रेड। ओके, एक डाई है उस पे 1 2 3 रेड कलर से मार्क्ड है, 4 5 6 ग्रीन कलर से मार्क्ड है। ओके, हाँ अभी ना क्वेश्चन खत्म, यही प्रोबेबिलिटी पूछी थी कि दोनों कार्ड्स ब्लैक, ब्लैक ब्लैक, पहला ब्लैक आने की पॉसिबिलिटी इज दिस, दूसरा ब्लैक आने की इज दिस। लेट ए बी द इवेंट नंबर इज इवन। अच्छा, ए एक इवेंट है दैट नंबर इज इवन, बी बी एक इवेंट है 3 ऑन द डाइस, 3 आना चाहिए। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। इंडिपेंडेंट और नॉट, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये। तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अगर दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट बराबर आता है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के, देन दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सर बी तो कुछ और है, गलत लिख लिया क्या मैंने? अरे सॉरी, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन को लिख लिया, नंबर इज रेड, बी इज नंबर इज रेड। नाउ probability of A, probability of B, probability of intersection, बताओ। A की probability is even numbers, 3/6। B की probability कि रेड आना चाहिए, रेड 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 1 2 3, यहाँ भी 3 केसेस है, 3/6। A इंटरसेक्शन B, मतलब कि इवन भी हो और रेड भी हो, ऐसे केसेस कितने हैं? सिर्फ एक केस है, 1/6। तो ये तो कहीं से भी इंडिपेंडेंसी वाली चीज नहीं लगती। Here P of A into P of B is not equals to P of A intersection B, that means not independent। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन देखें? 7 देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट कैसे पता चला, ये कंडीशन है। अगर ये इक्वल आ जाता है दैट मीन्स इंडिपेंडेंट, इक्वल नहीं आता मतलब नॉट इंडिपेंडेंट। LHS इज इक्वल्स टू RHS होगा मतलब इंडिपेंडेंट, यस। आंसर नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन देखो एक बारी, सेवेंथ क्वेश्चन बोलता है कि
P of A है 1/2, A यूनियन B है 3/5 और P of B, इन्होंने P बोला हुआ है, मैं X ले रहा हूँ X। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी, P काफ़ी सारे चल रहे हैं क्वेश्चन में। तो X की वैल्यू निकालनी है। पहला केस, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहला केस बोला है A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्या कंडीशन थी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब था? A intersection B is 0, probability of intersection is equals to 0। इसका तो ये मतलब, that means union is equals to P of A plus P of B minus intersection। यूनियन हमको दे रखा है 3/5, A हमको दे रखा है 1/2, B हमको X और ये आ गया 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू विल बी 1/10 आई गेस, 1/10 है ना। अभी ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब नथिंग इन कॉमन। सेकंड केस, सेम फिगर्स के साथ सेकंड केस हमको मतलब x की वैल्यू निकालनी है। इफ दे आर इंडिपेंडेंट, A एंड B आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू दोनों का प्रोडक्ट। देयरफॉर यूनियन इज इक्वल्स टू A प्लस B माइनस इंटरसेक्शन 3/5 is equals to 1/2 plus x माइनस A इंटरसेक्शन B, मतलब कि A इंटू B। A इंटू B का मतलब यहाँ पर देख लेते हैं। 1/2 इधर आया, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1/2 इंटू एक्स मतलब x/2। 3/5 माइनस 1/2 तो अभी हमने ऊपर करा है, दिस इज 1/10 और x माइनस x/2 आ जाएगा x/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। क्लियर सबका क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर? ओके, और क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से। आंसर नंबर 9, क्वेश्चन में बोला है इफ ए एंड बी आर द इवेंट सच दैट पी ऑफ ए 1/4 है, पी ऑफ बी 1/2 है एंड जो इंटरसेक्शन है वो 1/8 है। फाइंड करो पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। फाइंड करो पी ऑफ नॉट ए
and not B। 11th क्लास चैप्टर 1 सेट्स, याद आया कुछ? क्या मतलब होता था इसका? P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, अगर होल डैश लगाना है तो अंदर का साइन चेंज, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब टोटल में से यूनियन माइनस, ये चीज़ हमको गिवन है। 1 माइनस 1/8 इज 7/8। क्लियर? सर इंटरसेक्शन गिवन है, अच्छा इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन साइड में निकाल लें फिर एक बार। मैंने गलती से वही वाली वैल्यू पुट कर दी, यूनियन, या चलो ऐसा करते हैं यहीं पर इसको कंटिन्यू करते हैं, इज इक्वल्स टू 1 माइनस यूनियन का मतलब P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस इंटरसेक्शन। 1 माइनस P ऑफ A है 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 1 माइनस एलसीएम इज 8, और न्यूमरेटर में यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, और यहाँ -1। 4 5 6 -1 5, 5/8, 1 माइनस 5/8 इज 3/8। क्लियर? यूनियन का मतलब और होता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, और प्रोबेबिलिटी में और का मतलब प्लस, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। आगे चले? ठीक, आंसर नंबर 11, ये आप लोग आंसर्स बताओगे, मैं सिर्फ नोट डाउन कर रहा हूँ। आंसर नंबर 11, P ऑफ A है 0.3, P ऑफ B है 0.6, सीधा फोर्थ पार्ट निकाल रहा हूँ मैं। हमें फाइंड आउट करना है P ऑफ नीदर A नॉर B, नीदर A नॉर B। नीदर A नॉर B का मतलब नीदर A नॉर B, A डैश और B डैश तो आ गया, बीच में एंड आएगा या और आएगा? A डैश B डैश एंड या फिर और, मतलब इंटरसेक्शन या यूनियन? एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड आता है। नीदर नॉर में एंड आता है, ईदर और में और आता है। ये बन गया 1 माइनस, या बीच का भी एक स्टेप लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन
और भी कुछ गिवन है क्या? अच्छा, हमें गिवन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, हमें गिवन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। 1 माइनस, सॉल्व करके बताओ आंसर कितना मिलेगा। 1 माइनस 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.3 इंटू 0.6, 0.28। अच्छा, देखते हैं। 1 माइनस 0.3 प्लस 0.6 इज 0.9, माइनस में आ गया, और मल्टीप्लाई करके माइनस बन जाएगा पॉजिटिव। 6 3 18, 0.18। ओके, ये आपका बना, आप बोल रहे हो 0.28, ठीक है 0.28। ओके, आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन थोड़ा बहुत ठीक है। 15th कार्ड्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्ड्स, आंसर नंबर 15। One card is drawn from a well shuffled deck. In which of the following cases are the events E and F independent? हमें E and F इंडिपेंडेंसी पर कमेंट करना है। तो ऐसा करते हैं, थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस में E बोलता है कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। F इवेंट बोलता है कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। सो P of E, P of F, P of E इंटरसेक्शन F, बताओ। P of E कितना बना? 2/13। किंग और क्वीन मतलब दो डिफरेंट केसेस हैं, तो किंग आने की पॉसिबिलिटी इज 4/52 प्लस क्वीन आने की पॉसिबिलिटी 4/52, ये बना 8/52, दैट इज 2/13। P ऑफ F कितना बना? सेम 4/52 प्लस 4/52, 2/13। E इंटरसेक्शन F, E एंड F कंबाइंड 1/13। सिर्फ क्यून आएगा ना यहाँ पर, सिर्फ क्वीन बनेगा, तो 1/4/52 मतलब कि 1/13। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर नहीं बनता, दैट मीन्स नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, सेम, अच्छा, ओके। आगे देखते हैं। 16, आंसर नंबर 16। एक हॉस्टल है, उसमें 60% बच्चे हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 40 इंग्लिश एंड 20 दोनों। ओके, सो प्रोबेबिलिटी परसेंटेजेस गिवन है आपको।
प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर कितनी है? 60%, मतलब कि 0.6। प्रोबेबिलिटी इंग्लिश की 40%, मतलब 0.4। अब देखो कहने का मतलब ये है, इनको मिलाने के बाद 1 बन रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ते ही हैं। देखते हैं आगे। आगे बोला है कि 20% रीड बोथ, हिंदी भी एंड इंग्लिश भी, रीड बोथ। 20%, 0.2। A student is selected at random, साथ के साथ यूनियन निकाल लेते हैं, आगे की कहानी बाद में करेंगे। H यूनियन E मतलब 0.6 plus 0.4 minus 0.2 will be 0.8। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है हमसे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। नीदर H नॉर E, कितना आ जाएगा आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ H डैश इंटरसेक्शन E डैश 1 माइनस H यूनियन E, 1 माइनस 0.8, दैट मीन्स 0.2। यहाँ से दिख भी रहे 0.8 आर total students that read newspapers, जो पढ़ते ही नहीं वो 0.8 के अलावा जो बचे वो। क्लियर? सेकंड, इफ शी रीड्स हिंदी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश। सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया। सेकंड पार्ट में क्या बोला? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश, और स्टार्टिंग लाइन क्या थी? इफ शी रीड्स हिंदी E स्लैश एच। बताओ, E slash H. Find the probability that she reads English newspaper if it is given that she reads Hindi newspaper. That means intersection upon H. Intersection upon H. Intersection था 0.2 और H है 0.6, 1/3 मतलब कि 0.33। क्लियर ये वाली चीज? थर्ड पार्ट है इफ शी रीड्स इंग्लिश फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी। थर्ड पार्ट में इस सेकंड वाले का ऑपोजिट पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी हिंदी की निकालो इफ शी रीड्स इंग्लिश, मतलब कि इंटरसेक्शन अपॉन इंग्लिश 0.2 अपॉन 0.4, 0.5। बताओ, कुछ डाउट्स? स्क्रीन एक बार क्लियर कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें कुछ डाउट्स? नहीं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 18। क्वेश्चन में बोला है दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, वो इंडिपेंडेंट होंगे इफ ए एंड बी आर independent if
नीचे 4 कंडीशंस दी हैं, सिलेक्ट करनी है कौन सी। पहला केस देखते हैं। पहला केस बोला ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज 0। ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट में तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इज इंडिविजुअल का प्रोडक्ट। इंडिविजुअल में हमारे पास 0 हो तभी पॉसिबल होगा, तो फिलहाल के लिए हटा देते हैं इसको, ज़रूरी तो नहीं है ऐसा। सेकंड केस, P ऑफ A डैश B डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A इंटू 1 माइनस P ऑफ B। ब्रैकेट्स अगर हम ओपन करते हैं, 1 माइनस P ऑफ B माइनस P ऑफ A प्लस P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो ये भी कंडीशन कोई खास अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, वैसे A डैश B डैश का क्या मतलब हुआ? ये बन सकता है केस या नहीं बन सकता? चलो खैर, अगर आपको नहीं समझ में आया, दिस थिंग कैन बी रीराइट एज P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। क्योंकि दोनों चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, सिंगल केस है, एंड लगता है, हम इंटरसेक्शन लगा सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब P ऑफ A यूनियन B होल डैश। और अगर अब मैं इसको देखता हूँ तो ये क्या है, 1 माइनस कॉमन लिया, P ऑफ B प्लस P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B। दिस थिंग इज P ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये चीज़ और ये चीज़ will be equal only if P of A into P of B is equals to P of A intersection B। और अगर ये कंडीशन है, क्योंकि इज इक्वल्स टू क्वेश्चन में गिवन था, दैट मीन्स बोथ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक बार ही देख लो, समझ नहीं आता तो बताओ। तो पार्ट नंबर 2 विल बी द आंसर। बताओ, समझ में आ गया? हो सकता है आपके लिए ये वाला थोड़ा सा नया पॉइंट हो। इसके अलावा लास्ट वाला बताना। अच्छा ताने, आपको ये केस गिवन था, अगर हमको इस चीज़ से इंडिपेंडेंसी वाली चीज़ की कंडीशन मिल जाती है तो हम बोलेंगे कि ये वाला इज द आंसर। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखना ऐसे होता है और ये वाली चीज़ ऐसे लिखी जाती है। RHS को अगर सॉल्व करा जाए, ब्रैकेट्स ओपन करें, ये बना, इन तीन टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन लिया, ये बना। अब अगर मुझे इसको ऐसा सा बनाना है, क्योंकि इज इक्वल्स टू गिवन है मतलब इक्वल्स तो है,
तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को और ओपन कर दूं तो सारी टर्म्स कटने के बाद मुझे क्या मिलेगा कि ये वाली चीज़ बराबर इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन बचेगा और यहाँ पर ये दोनों ये बचेगा। अगर ये कंडीशन आती है दैट मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्लियर? इस चीज़ में और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो बताओ। सबको आगे समझ में? ठीक। इसके बाद हमारा एक मेजर टॉपिक स्टार्ट होगा, बेस थ्योरम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बेस थ्योरम के बारे में, करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नॉर्मल क्वेश्चन एंड बेस थ्योरम में डिफरेंस क्या है ये समझ लो बस। एक क्वेश्चन मैंने बोला देयर आर 10 balls in a box where 6 are red and 4 are white। नहीं, ऐसा करते हैं 40 balls in a box where 6 are red and 4 are white in box number 1 and रिमेनिंग लेट से 40 में से हम ऐसा करते हैं 25 नहीं 25 20 प्लस 20 बॉल्स बना लेते हैं, 20 रेड 20 वाइट। तो रिमेनिंग कितनी बची? 12 बॉल्स, 12 रेड एंड 16 वाइट इन बॉक्स नंबर 2। ठीक है। गलत देखे मैंने। ठीक है 14। अब दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि if box 2 is selected find the probability of getting a let's say red ball। रेड मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया। दूसरा केस हो सकता है if a red ball is drawn
find the probability that it is from बॉक्स नंबर 2। दो क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ में आया। हमारे पास टोटल 40 बॉल्स थी, 20 ईच। बॉक्स नंबर 1 में 6 रेड 4 वाइट थी, बॉक्स नंबर 2 में 14 रेड 16 वाइट थी। एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर हमने बॉक्स 2 सिलेक्ट करा तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक रेड बॉल आई। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि एक रेड बॉल आई है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड बॉल बॉक्स 2 में से थी। दोनों स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिखा हुआ है। डिफरेंस समझ में आया दोनों की लैंग्वेज में? ये वाला क्वेश्चन तो है नॉर्मल और ये वाला क्वेश्चन है बेस का। ठीक है, एक मैं छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट के बाद समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैंने इसको बेस में डाला क्यों, क्या चीज़ देख के इसको डाला। टोटल बॉल्स थी हमारे पास 40। यहाँ पर है बॉक्स नंबर 1 और यहाँ पर है बॉक्स नंबर 2। बॉक्स नंबर 1 के अंदर हमारे पास 6 रेड और 4 वाइट है और बॉक्स नंबर 2 में हमारे पास 14 रेड और 16 वाइट, इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों ही केसेस में रेड बॉल का सिलेक्शन है। रेड बॉल यहाँ पर है और रेड बॉल यहाँ पर है। दोनों ही केसेस में दोनों बॉक्सेस में से बॉक्स नंबर 2 के बारे में बात हुई है, वो यहाँ पर है। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बॉक्स 2 सिलेक्ट करा तो बताओ रेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है। जबकि मतलब ये तो हो गया आपका एक तरीके से फर्स्ट केस। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि एक रेड बॉल तो आई है, ठीक है। अब रेड बॉल किसी में से भी आ सकती है, टोटल 20 बॉल्स थी। तो बताओ कि वो सेकंड बॉल में से आई, ऐसा हो। सो हमने ये चार्ट बनाया। इस चार्ट में पहला पहला तो बना ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बॉल्स का। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन इस लेवल पर हुआ, बॉक्स की कैटेगराइजेशन करी गई रेड और वाइट में। अब क्वेश्चन अगर सीधा पूछा जाए मतलब फर्स्ट गिवन है और आफ्टर दैट सेकंड के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो वो नॉर्मल क्वेश्चन में चला गया कि बॉक्स सिलेक्ट करा और सेकंड कैटेगराइजेशन वाली चीज़ के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछी, नॉर्मल क्वेश्चन है। बट अगर क्वेश्चन रिवर्स फॉर्म में हो कि सेकंड वाली कैटेगराइजेशन गिवन है और हमसे फर्स्ट वाली कैटेगराइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो वो बेस थ्योरम में चला जाता है कि निकाली तो हमने रेड बॉल है, अब ये बताओ कि वो बॉक्स 2 में से है। एक तरीके से उल्टा क्वेश्चन हो गया, ये वाली चीज़ बाद में आई होगी बट ये गिवन है और पहले वाली चीज़ के बारे में पूछ लिया गया, तो ये बेस थ्योरम में हो गया। बट अगर सीधा सीधा क्वेश्चन होता कि हमें पहले वाली चीज़ गिवन है और बाद वाली चीज़ पूछी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। नॉर्मल क्वेश्चन का एक बार आंसर बता दो कितना आएगा कि बॉक्स 2 में से सिलेक्ट करा और रेड बॉल आ गई 14/30। ठीक है, 30 बॉल्स थी और 14 टोटल आउटकम्स थे उसमें। ये वाली चीज़
और ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बेस थ्योरम क्या है और कब अप्लाई होती है, ये चीज़ समझ में आ गई। बेसिकली बस कब अप्लाई होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस देखेंगे इसके। फिलहाल होमवर्क में आपके पास 13.2 है। और कल आपका एक टेस्ट है, टेस्ट का सिलेबस चैप्टर 7 एंड 8, ठीक। सो फिलहाल आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय। इंडियन इको का 7th और 8th भेज देना। हाँ प्रेम, आज पक्का। वैसे 7 तो मैंने भेज दिया था।